हेलो गाइस, वेलकम टू मेरिट सीकर्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था, परम्यूटेशन के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, परम्यूटेशन का ही सेकंड स्टेप आप बोल सकते हो कॉम्बिनेशन है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में आपको परम्यूटेशन लगाना है, किस क्वेश्चन में आपको कॉम्बिनेशन लगाना है। तो वो मैं आप सबको बताऊंगा थ्योरी के बाद कि कैसे क्वेश्चंस को पहचानेंगे कि आपको पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा या परम्यूटेशन का लगेगा। देखो स्टार्ट करते हैं। नाउ देखो, सबसे पहली चीज यहां पे जो हमें डेफिनेशन दे रखी है विच इज कि एक्चुअली में कॉम्बिनेशन होता क्या है। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली इसका डिफरेंस बताऊंगा कि एक्चुअली में कॉम्बिनेशन क्या चीज होती है। देखो, ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप और सिलेक्शन विच कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट। बहुत बड़ा वर्ड है। अरेंजमेंट से जिसको फर्क ना पड़े वो कॉम्बिनेशन होगा। जहां पे ऑर्डर अलग हो सकता है वो परम्यूटेशन के अंदर काउंट हो जाएगा, लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने परम्यूटेशन के अंदर क्या पढ़ा, मान लो एक नंबर है आपके पास 1, 2 एंड 3। तो इन नंबर्स को किस अरेंजमेंट के साथ आप लिख सकते हो। परम्यूटेशन के अंदर हमने पढ़ा 3 फैक्टोरियल। 3 अगर आपके पास प्लेसेस है तो 3 फैक्टोरियल कि 1 2 3 भी हो सकता है, 1 3 2 भी हो सकता है, 2 1 3 भी हो सकता है और 2 3 1 भी हो सकता है, 3 1 2 भी हो सकता है और 3 2 1 भी हो सकता है। ये हो गया परम्यूटेशन। लेकिन कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, जिसको ऑर्डर से कोई फर्क ना पड़े। उसने बोला ये तीनों इकट्ठे आ रहे हैं तो आ रहे हैं, चाहे 1 2 3 पड़ा है, चाहे 2 3 1 पड़ा है, चाहे 3 1 2 पड़ा है। कॉम्बिनेशन इसको एक ही मान के चलेगा, कॉम्बिनेशन उसको कंबाइन करके चलेगा, एक ही चीज एक ही अरेंजमेंट मान के चलेगा। ठीक है, इसका देखो सिंपल सा एग्जांपल हो सकता है। जैसे देखो, हमने क्वेश्चन के अंदर बोला कि एक मैथ की बुक है जी, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज ऑफ मैथ बुक। एक इंग्लिश की बुक है आपके पास और एक हिस्ट्री की बुक है। वो कह रहे एक शेल्फ के अंदर इन तीनों बुक्स को अरेंज करना है, तो किस तरीके से बुक्स जो है वो अरेंज होंगी। ठीक है, ये हमारे पास मैथ्स की बुक है। देखो देखो जैसे मान लो मैंने मैथ्स की बुक का नाम दे दिया कैपिटल M, ठीक है, हिस्ट्री की बुक को नाम दे दिया कैपिटल H एंड इंग्लिश की बुक को नाम दे दिया कैपिटल E। तो क्या होगा, मैथ की बुक पहले नंबर पे आ सकती है, मैथ की बुक पहले नंबर पे हो, इंग्लिश की बुक दूसरे पे हो, हिस्ट्री की ऐसे हो। इंग्लिश की पहले आ जाए, हिस्ट्री की बाद में आ जाए और उसके बाद मैथ की बाद में आ जाए, या फिर इंग्लिश मैथ और हिस्ट्री, है ना, या फिर हिस्ट्री के आने के बाद इंग्लिश उसके बाद मैथ, या फिर हिस्ट्री की आने के बाद मैथ और फिर इंग्लिश। तो ये तो हमारा काउंट होता है परम्यूटेशन के अंदर। लेकिन कॉम्बिनेशन क्या मान के चलता है, इसी को एक ऑर्डर मान के चलता है कि ये एक ही अरेंजमेंट है कि मैथ हिंदी और इस आपने मैथ हिंदी या जो भी मैंने एच का नाम लिया हिस्ट्री, मैथ हिस्ट्री और इंग्लिश को अगर एक ही ऑर्डर लेके चल रहा है तो वो एक ही सेट मान के चलेगा। उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि उनकी अरेंजमेंट कैसे है, कौन सी बुक किसके बाद आ रही है। तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कंबाइन और कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में इतना सा डिफरेंस है। क्वेश्चन कैसे पहचानना है वो भी मैं आपको बताऊंगा छोटे से कॉन्सेप्ट के बाद। देखो, वहां पे हमारे पास कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन लिखने का मेथड क्या था, NPR। यहां पे कॉम्बिनेशन लिखने का मेथड क्या है, NCR। द नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कितने आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट है और कितने आप उस टाइम पे ले रहे हो, R, है ना। तो NCR। वहां पे हमारा परम्यूटेशन का फॉर्मूला था कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय में n माइनस R फैक्टोरियल, है ना। अब यहां पे जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय में R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। एक ये चीज ऐड हो गई, सिर्फ R फैक्टोरियल जो है वो आपके पास ऐड हो गया। तो इस फॉर्मूले को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो ये दो सबसे पहली चीज जो आपको फॉर्मूला ध्यान रखनी है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट ये चीज देखो क्या लिखी हुई है, NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R, दोनों इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल 5C2 लिख दो, या 5 को 2 में से 5 में से 2 माइनस करो 3, तो 5C3 लिख दो। वही बोल रहा है ना, या तो NCR या NC n माइनस R, n में से माइनस करके लिख दो, दोनों की वैल्यू सेम होगी। देखो कैसे, इसको ओपन करो 5 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। इसको ओपन करो 5 फैक्टोरियल बाय में 3 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। इनकी फंक्शनल वैल्यू तो सेम ही है, इक्वेशन तो सेम ही बन रही है, फंक्शन तो सेम ही बन रहा है, तो आंसर तो सेम ही आने वाला है। नेक्स्ट देखो, ये चीज बहुत रेयर यूज होने वाली है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है।
NCR प्लस में NCR -1, अगर ऐसी कोई चीज़ें ऐड होती हैं, फॉर एग्जांपल 5C2 और प्लस में 5C3, कि n तो आपके पास सेम है, n हमारे पास यहाँ पे सेम है, लेकिन r यहाँ पे एक और r -1, यानी कि दोनों में सिर्फ 1 का डिफरेंस है, तो क्या करोगे, n की एक वैल्यू को बढ़ा दोगे और r जो है वो बड़े वाला चूज कर लोगे। n अगर यहाँ पे 5 है तो ये हो जाएगा 6C, इनमें से बड़े वाला r चूज करो और बड़े वाला r क्या है 6C3। तो इनको जब कैलकुलेट करोगे ना इसी के इक्वल आएगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा है इस तरीके से इसकी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो। n की वैल्यू क्या करनी है, एक ऐड कर देनी है, और r की वैल्यू हमने कौन सी चूज करनी है, एक बड़े वाली चूज करनी है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी ट्राई कर सकते हो। नाउ देखो नेक्स्ट हमें NC0 इज इक्वल टू 1 है। NC0 क्यों 1 है देखते हैं। NC0 देखो NC0 1 क्यों होता है जी, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय में 0 फैक्टोरियल, और n माइनस 0 कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल। आंसर हो गया 1 बाय में 0 फैक्टोरियल विच इज 1। नेक्स्ट देखो NCN इज इक्वल टू 1। अब NCN का मतलब क्या है, n फैक्टोरियल बाय में n फैक्टोरियल और n माइनस n 0 फैक्टोरियल। आंसर तो फिर से ही 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें चाहे छोटी मोटी इनको ध्यान ना भी रखो तो भी चलेगा, मेन आपको इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, एक ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है आपकी यहाँ पे, देखते हैं। नेक्स्ट जो आपको वो बोल रहा है वो ये कह रहा है जी कि NCP अगर ये NCP अगर NCQ के इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं, तो जैसे मान लो 5C2 इज इक्वल टू 5C3 है। अभी हमने बात की थी ना, फर्स्ट पॉइंट था हमारा। अगर ऐसा हो जाता है या तो 2 3 के इक्वल होगा, ऑब्वियसली बात है, तब दोनों इक्वल हो जाएंगे। अदरवाइज 2 + 3 को 5 के इक्वल होना पड़ेगा, यानी कि P प्लस में Q को N के इक्वल होना पड़ेगा। ये कंडीशन होगी ही होगी। तो मेन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, और एक ये चीज़ का ध्यान रखना है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं किसी शॉर्टकट क्वेश्चन के अंदर एज अ शॉर्टकट। नाउ देखो आगे बढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्वेश्चन के अंदर कॉम्बिनेशन इंप्लीमेंट कर सकते हो आप। देखो सबसे पहले कॉम्बिनेशन पहचानने का मतलब क्या है। कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को पहचानने का मतलब है, मान लो कोई भी चीज़ की कमेटी बनाई जा रही है, जैसे मान लो 10 लोगों की कमेटी बनाई जा रही है और उनमें से 20 में से 10 लोग चूज करने, है ना, तो वहां कॉम्बिनेशन का यूज होगा। क्यों? क्योंकि उनको ऑर्डर से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उनको कैसे फर्क पड़ेगा कि मान लो मैंने पहले 10 लोग ले लिए, ठीक है, 12 में से 10 लोग ले लिए, वो 10 लोगों में से कोई मर्जी कहीं मर्जी खड़ा हो जाए, फर्क ही नहीं पड़ेगा। मुझे तो वो कमेटी सिलेक्ट करनी है ना, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा उनके ऑर्डर से, मुझे बस वो 10 मेंबर चाहिए। तो कहीं भी क्रिकेट टीम बनाई जा रही है, कमेटी बनाई जा रही है, ठीक है, किसी भी 10 चीज़ों में से 5 कोर्स को सिलेक्ट करना है, उस तरीके से जो आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं वो कॉम्बिनेशन के होंगे। देखो कैसे। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास मैंने यहाँ लिया है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज 5 कोर्सेज आउट ऑफ 9 कोर्सेज। 5 कोर्सेज वो कैसे चूज कर सकता है 9 में, इफ 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी। 9 में से 2 कोर्स ऐसे हैं जो कंपल्सरी होंगे। अच्छा, अगर 9 में से 2 कोर्स ऐसे हैं जो कंपल्सरी होंगे तो टोटल 7 कोर्सेज रह गए जो हमने अब चूज करने हैं, और 5 कोर्सेज हमने चूज करने थे, 2 तो हमारे पास कंपल्सरी हैं, बाकी बचे हुए कितने रह गए, 3 रह गए। तो एक्चुअल में आंसर क्या हो जाएगा, 7 कोर्सेज के अंदर से हमने 3 कोर्सेज जो है वो चूज करने हैं। तो 7C3 क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल बाय में 3 फैक्टोरियल इंटू में 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को ओपन कर दो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू में इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट, 3 फैक्टोरियल से ये 6 कट, आंसर मेरे पास कितना आ गया, तो 35 तरीकों से जो है वो अपना जो कोर्स है वो चूज कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है जी, इन देर आर 10 प्रोफेसर्स एंड 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ whom a committee of 2 professors and 3 students is to be formed। 10 आपके पास कौन है जी, प्रोफेसर हैं, तो 10 जो है मेरे पास प्रोफेसर्स हैं और 20 जो है वो स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इन्होंने कमेटी सिलेक्ट करनी है। किसकी कमेटी सिलेक्ट करनी है, 2 प्रोफेसर की प्लस और 3 स्टूडेंट होने चाहिए। तो इस तरह की कमेटी सिलेक्ट होनी है। उसके बाद वो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द वेज इन विच दिस कैन बी डन, वेदर फर्दर फाइंड इन हाउ मेनी वेज दीज कमेटीज।
पहले तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि किस तरीके से ये काम हो सकता है, कितने तरीकों से हो सकता है। सबसे पहला कमेटी निकालनी है, तो सबसे 10 प्रोफेसर हमारे पास हैं, 10 में से हमें कितने प्रोफेसर चाहिए? 2। तो हमने 10 में से 2 प्रोफेसर चूज कर लिए। 20 में से कितने प्रोफेसर हमें चाहिए? 3। 20 में से कितने स्टूडेंट चाहिए? 3। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 10C2 इंटू में 20C3, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे पहला पॉइंट है, ये तो हमारा टोटल नंबर ऑफ द केसेस बना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? अ पर्टिकुलर प्रोफेसर इज इंक्लूडेड। पर्टिकुलर प्रोफेसर इंक्लूड होने का मतलब है कि एक प्रोफेसर ऐसा है जो पहले से चूज किया जा चुका है ना। एक प्रोफेसर ऐसा है जो पहले से चूज किया जा चुका है। अगर एक चूज किया जा चुका है, बचे हुए कितने रह गए? 9। अब 9 में से तो हमें एक ही चूज करना है, एक तो चूज किया जा चुका है, मल्टीप्लाई स्टूडेंट पे तो कोई केस लगाया नहीं इसने, तो 20C3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखो, अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इज इंक्लूडेड। एक स्टूडेंट को पहले से इंक्लूड कर लिया गया है, तो 10 में से तो प्रोफेसर चूज करना ही है 2, और 20 के अंदर से अब मुझे कितने स्टूडेंट करने हैं? एक स्टूडेंट अगर पहले से चूज किया जा चुका है, 19 रह गए, और 19 से कितने चूज करने हैं? 2, क्योंकि 3 चूज करने थे, एक तो वो इंक्लूड पहले से कर चुका है, तो ये इसका आंसर हो गया। थर्ड समझो, थर्ड कह रहा है अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इज एक्सक्लूडेड। अगर एक स्टूडेंट को एक्सक्लूड कर दिया कि इसको सिलेक्ट ही नहीं करना कमेटी के अंदर, तो यानी कि प्रोफेसर तो उतने के उतने ही है, 10C2, प्रोफेसर को फर्क नहीं पड़ा, स्टूडेंट पे फर्क पड़ गया, एक स्टूडेंट बाहर निकाल दे कि इसको लेना ही नहीं, तो 19 में से अब हमें कितने स्टूडेंट चाहिए? 3 स्टूडेंट चाहिए। तो ये हमारा सबसे पहले टोटल आंसर हो गया, ये फर्स्ट का आंसर हो गया, दिस वन, ये सेकंड का आंसर हो गया, और ये थर्ड का आंसर हो गया। कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दे दूंगा, तो आप वहां से ट्राई कर सकते हो। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन करके हर तरह का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो परम्यूटेशन जैसे कुछ एक क्वेश्चन थे, कॉम्बिनेशन उसी तरीके से छोटा सा टॉपिक है, बस आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जो है वो समझना पड़ेगा। देखो, अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 7 क्वेश्चन, अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ईच कंटेनिंग 6 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन उसको चूज करने हैं 12 क्वेश्चन के अंदर से, जो 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किए जा चुके हैं। एक ग्रुप के अंदर 6 क्वेश्चन है, एक ग्रुप के अंदर, दूसरे ग्रुप के अंदर 6 क्वेश्चन है, ठीक है। 6 क्वेश्चन के अंदर इसने डिवाइड किया है। ही इज नॉट परमिटेड टू एडमिट मोर देन 5 क्वेश्चन। एक ग्रुप से फ्रॉम आइदर ऑफ द ग्रुप, वो किसी भी ग्रुप से 5 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले सकता। इन हाउ मेनी वेज ही कैन चूज 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन उसने चूज करने हैं, वो कैसे लेगा? देखो इसका आंसर ध्यान से समझ लेना। देखो इसके केस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है? उसने 5 क्वेश्चन से ज्यादा लेना नहीं। मैं मान लिया पहले ग्रुप में से उसने 5 क्वेश्चन ले लिए, 6C5 मल्टीप्लाई, कितने क्वेश्चन चूज करने थे? 7। 2 क्वेश्चन ऐसे पेंडिंग है, उसको कौन से ग्रुप में से लेना पड़ेगा? दूसरे ग्रुप में से। दूसरे ग्रुप में फिर से कितने आपके पास क्वेश्चन है? 6, तो 6C2 उसको दूसरे ग्रुप में से लेने पड़ेंगे। बट अगर ये पहले में से 5 ना लेता तो 4 ले लेता, तो मल्टीप्लाई दूसरे में से क्या करना पड़ता? 6C3 करना पड़ता टोटल 7 चूज करने के लिए। पहले में से अगर वो 4 की बजाय 3 कर ले, दूसरे के अंदर 6 में से कितना लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा, प्लस पहले के अंदर से अगर वो 2 कर ले, दूसरे के अंदर से 5 करना पड़ेगा। क्या पहले के अंदर से वो 3 कर सकता है? देखो अगर पहले के अंदर से वो 3 करता है यहाँ पे, तो उसमें से पहले के अंदर अगर वो 1 करता है, तो यहाँ पे हमें 6 चूज करने पड़ेंगे। लेकिन वो बोल रहा है किसी भी ग्रुप में से 5 से ज्यादा वो बुक्स, 5 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो चूज नहीं कर सकता। तो ये भी आंसर मेरा ठीक है, ये भी आंसर मेरा ठीक है, ये भी आंसर मेरा ठीक है, और ये भी आंसर मेरा ठीक है। इसके अंदर क्या वो लग गया? और लग गया, केस लग गए कि इन सभी का आंसर क्या हो गया? ऐड हो गया। तो इसी को सोल्व कर लोगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन पे आपको एक तरह से फील लेके आना है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में कहना क्या चाहता है, उसी टाइम आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ ग्रुप कंसिस्ट 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। एक ग्रुप के अंदर 4 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं 7 बॉयज हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर इज सिलेक्टेड। इनमें से 5 बंदों की एक टीम बनानी है जी। नो गर्ल, इफ द टीम हैज नो गर्ल, अगर उस टीम के पास कोई भी गर्ल ना हो। देखो 5
गर्ल्स की आपको 5 बच्चों की आपको क्या करना है, इन हाउ मेनी वेज कहना, टीम 5 मेंबर आपको सिलेक्ट करने हैं इनमें से। वो कह रहा है अगर कोई भी गर्ल ना हो तो सारे के सारे बॉयज होंगे, और बॉयज है कितने 7 में से कितने बॉयज हमें चूज करने पड़ेंगे 5, क्योंकि 5 बंदों की कमेटी है ना। ध्यान रखना कमेटी करना चूज करना इसमें सब में कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि उनके ऑर्डर पे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। पहली गर्ल को हम पहले खड़ा कर दें दूसरे नहीं, हमें सिर्फ चूज करना है। दूसरा देखो, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, कम से कम एक लड़का हो और एक लड़की हो, कम से कम। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, देखो ये पार्ट, कम से कम। दूसरा यहां पे करते हैं, कम से कम एक लड़का और एक लड़की होने का मतलब क्या है, मान लो कम से कम एक गर्ल है तो 4C1, और कमेटी कितने लोगों की है, 5 लोगों की है। तो अगर एक गर्ल आपने ली है, 7 में से कितने बॉयज लेने पड़ेंगे, 4 लेने पड़ेंगे। अगर आपने गर्ल 2 लिए हैं तो मल्टीप्लाई कितने बॉयज लेने पड़ेंगे, 5 कमेटी पूरी, 5 मेंबर की कमेटी पूरी करने के लिए 3। अगर 4 में से 3 गर्ल्स आपने ली हैं तो 7 में से कितने बॉयज हमें लेने पड़ेंगे 5 कंप्लीट करने के लिए, 2। प्लस अगर आपने 3 की बजाय चारों की चारों गर्ल्स ले ली तो कितने बॉयज हो जाएंगे, 7C1। एक हमारे को बॉय चूज करना पड़ेगा। तो आप ऐसा उल्टा भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर हम एक बॉय ले लें तो कितनी गर्ल होंगी, 4, 2 बॉय ले ले तो 3, 3 ले ले तो 2, 4 ले ले तो 1, उसके आगे तो खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि कम से कम हमें एक गर्ल चाहिए, है ना। हम सिर्फ बॉयज को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये भी आपका आंसर सही है, फर्स्ट केस ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, आगे तो कॉम्बिनेशन ही ओपन करना है, ये भी आंसर सही है। तो सभी को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखो थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर वो कहना चाह रहा है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल हो। जब कम से कम 3 गर्ल्स होंगी तो या तो गर्ल 3 हो सकती हैं या गर्ल 4 हो सकती हैं, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। जब गर्ल 3 हुई तो बॉयज़ को कितना होना पड़ेगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, बॉयज़ कितने हमें 2 लेने पड़ेंगे 5 मेंबर की कमेटी पूरी करने के लिए मेंबर, और 7C1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है ना। आगे कॉम्बिनेशन सोल्व करना है, बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वो आपने ट्राई करने हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अच्छा यहां पे देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि MC1 इज इक्वल टू NC2, MC1 इज इक्वल टू NC2 है। तो आपको इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो MC1 इज इक्वल टू MC2, NC2 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था कि M और 2 कॉम्बिनेशन अगर इक्वल होते हैं या तो 1 + 2 क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे, या तो 1 + 2 आपस में इक्वल होंगे, या फिर इन दोनों का सम जो होगा वो M के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे M और N दोनों डिफरेंट केस है, तो यहाँ पे कुछ और लेके चलना पड़ेगा हमें। अगर यहाँ पे होता ना, देखो अगर मैं आपको ये तरीका बताऊं मैं क्या कहने चाह रहा था, अगर यहाँ पे ऐसा दिया होता MC1 इज इक्वल टू MC2, तो सीधा आप बोलते 1 तो 2 के इक्वल है नहीं, तो 1 + 2 सीधा M हो गया, M की वैल्यू 3 होगी। लेकिन यहाँ पे M और N 2 केसेस दे रखे हैं, तो इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे, और ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है ऑप्शनल के अंदर। देखो MC1 का मतलब क्या है, M फैक्टोरियल बाय में 1 फैक्टोरियल और M - 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये है। NC2 का मतलब क्या है, N फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल और N - 2 फैक्टोरियल, ये चीज आ गई। तो M फैक्टोरियल इसकी जगह ये आ गया। अब देखो M फैक्टोरियल को ओपन करके हम क्या लिख सकते हैं, M इंटू में M - 1 फैक्टोरियल, है ना, एक पिछला, बाय में M - 1 फैक्टोरियल चलता ही जा रहा है। उधर क्या कर सकते हैं, N फैक्टोरियल को N भी लिख सकते हैं, N - 1 कब तक, जब तक नीचे वाले से कट ना हो जाए, N - 2 यहीं पे स्टॉप कर दो, क्योंकि नीचे मैच कर रहा है। आगे देखो ये हो गया 2 फैक्टोरियल। अच्छा इससे ये कट हो गया, M - 1 फैक्टोरियल से M - 1 फैक्टोरियल कट हो गया, तो ये 2 फैक्टोरियल वहां ऊपर जाके M से मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर देगा, 2M इज इक्वल टू N इंटू N - 1। इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही है, 2M इज इक्वल टू N इंटू N - 1। सेकंड गलत है, थर्ड गलत, सेकंड सी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20CR इज इक्वल टू 20CR। देखो N तो सेम आ गया ना इसके कंडीशन के अंदर, तो क्या होगा, या तो ये दोनों इक्वल होंगे जो इसके नीचे दे रखा है ना, या फिर इन दोनों का सम N के इक्वल होगा। दोनों तो इक्वल है नहीं, एक R है और एक R+4 है, तो इनका सम डेफिनेटली N के इक्वल होगा, और N 20 दे रखा है। तो 2R की वैल्यू कितनी हो गई 16, R की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल जाएगी
8, आर की वैल्यू 8, इसमें से कौन सा सही है? अच्छा, हमें RC3 निकालना है जी, तो 8C3 इज इक्वल टू 8C3 विच इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, एक सेकेंड। देखो नाउ, तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल को ओपन कर रहा हूँ मैं, 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल, यहीं रोक दिया ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, नीचे मैच कर रहा है। अच्छा, 3 फैक्टोरियल से 6 कट गया क्योंकि 6 के इक्वल होता है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट, आंसर आ गया 56 इज द करेक्ट आंसर। 56 यानी कि हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।